हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उसके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रीवियस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन 2000 एग्जाम में 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 के पेपर वन के ईवीएस सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 31 दिसंबर 2021 के पेपर वन के थर्ड सेक्शन को, यानी कि ईवीएस पेपर वन ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। whole मूंग और चना सीड आर dipped overnight in water and left a day or two. The part of the sprout which develop first is, यानी कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है आपके ऑप्शन है तना, पत्ती, जड़ और फल। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जड़। ठीक। देखिए, जो अंकुरण है वह आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विविध पौधे एक ही बीज से एक पौधे में निकलते हैं, जो बीज अंकुरण कहलाते हैं। इस प्रक्रिया से फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। आवृत बीजी या अनावृत बीजी बीज से अंकुर का अंकुरित होना बीज के अंकुरण का एक सामान्य उदाहरण है। मूंग या चना मूंग या चना में अंकुरित होने की प्रक्रिया, सबसे पहले हम चना या मूंग के साबुत बीजों को एक पानी से भरे कंटेनर में भिगोना होगा। अगले दिन अतिरिक्त पानी निकाल दें और बीजों को गीली सूती कपड़े से ढक दें। सूती कपड़े को नियमित अंतराल पर पानी में भिगोकर 2 से 3 दिनों तक नम रखें। सड़ने से बचाने के लिए बीजों को हर दिन धोया या सुखाया जा सकता है। फिर अंकुरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो आपकी पहली है जड़। यह अंकुरण के सबसे आवश्यक चरणों में से एक है। जब बीज जमीन से पानी लेना शुरू करता है, अंकुरण के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाली सफेद संरचना जड़ में विकसित होती है। मूलक एक प्राथमिक जड़ के रूप में उभरता है। बाद में बनने वाले छोटे बाल जैसे प्रकोप जड़ के बाल होते हैं। सक्रिय एंजाइम वे हैं जो प्रक्रिया शुरू करते हैं, जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार अंकुर का जो भाग सबसे पहले विकसित होता है वह है जड़। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार विद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, यानी कि मान की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं नीला काला, नीला बैंगनी, नीला नारंगी, नीला हरा। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीला काला। ठीक। ब्लू और ब्लैक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो पौधे पोषण की स्वपोषी विधि का अनुसरण करते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पौधों की पत्तियां द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार किया जाता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन परीक्षण द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जो आयोडीन परीक्षण है, एक परख नली में एक पत्ता लिया जाता है और उसमें कुछ स्प्रिट डाली जाती है। पत्ता पूरी तरह से घोल में डूबा हुआ है। परख नली को आधे पानी में भरे बीकर में रखा जाता है।
बीकर को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि बरक नली में पत्ती का सारा हरा रंग स्पिट में ना आ जाए। पत्ती को साफ डालने से निकाल कर धोया गया। इसके बाद इसे वाज ग्लास पर रखें और इसके ऊपर आयोडीन का घोल डालें। पत्ती नीली काली हो जाएगी जो स्टार्च की उपस्थिति का संकेत देती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। Beriberi disease disorder is caused by the deficiency of which of the following vitamins? Vitamin B12, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B3। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा विटामिन B1। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका बेरी बेरी है, जो रोग है आपका बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है जिसमें थायमिन की कमी भी कहा जाता है। रोग दो प्रकार के होते हैं, गीली बेरी बेरी और सूखी बेरी बेरी। गीली बेरी बेरी हृदय और संचार सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, और जो आपका सूखी बेरी बेरी है वो नसों को नुकसान पहुंचाती है और इसमें मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है और अंत में मांसपेशी पक्षाघात को हो सकता है। ठीक, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट? पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, पत्ती से, फूल से और तने से। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तना। ठीक, देखिए जो आपका जूट है, जूट पादपों से उत्पादित एक प्राकृतिक रेशा है जिसे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट विभिन्न कपड़ा अनुप्रयोग के लिए सबसे लंबे और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों में से एक है। जूट को सफेद जूट के पादप कोरकोरस कैप्सुलरिस की छाल से कुछ हद तक टोसा जूट दी ओलिटोरियसिस से निकाला जाता है। यह सुनहरा और रेशमी चमक वाला प्राकृतिक रेशा है और इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट एक वर्षीय फसल है जिसे उगने में लगभग 120 दिन, जो अप्रैल या मई जून जुलाई या जुलाई अगस्त के बीच में लगते हैं, या उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्रों में 60% से 90% की आर्द्रता के साथ पनपता है। जूट एक वर्षा आधारित आधारित फसल है जिसमें उर्वरक या कीटनाशकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट? अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आलू। देखिए जो मूली है, शकरकंदी है और टैपियोका है, ये आपकी क्या है? जड़ है। लेकिन जो आपका आलू है ये क्या है? तना है, यानी कि स्टेम। ठीक, देखिए जो आलू है, कंद के रूप में खाद्य संग्रहित के लिए तने भूमिगत संरचनाओं के रूपांतरित हो जाते हैं। अन्य उदाहरण है अदरक, प्रकंद, लहसुन बल्ब और रतालू फार्म। आलू में एक कंद गांठ की उपस्थिति अदरक रतालू में पोरियां और पपड़ीदार पत्तियों के साथ अलग अलग गांठ और लहसुन प्याज में कम तने के आधार पर जड़ों का एक समूह है। ये भी संकेत देते हैं कि ये भूमिगत पादपों के हिस्सों में रूपांतरित तना है। ठीक, तो आपका जो आलू है क्या होता है? तना। और बाकी क्या है? मूली, शकरकंदी क्या है? टैपियोका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो आपका आलू जड़ नहीं, आलू क्या है? तना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट? निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? ठीक, पीपल, अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमरबेल। ठीक, जो आपकी अमरबेल है, अमरबेल एक परजीवी पौधा है। क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकता है। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से रेडीमेड खाना लेता है। जिस पौधे पर यह चढ़ता है उसे परपोषी कहते हैं। चूंकि यह मेजबान को मूल्यवान पोषक तत्वों से वंचित करता है इसलिए इसे परजीवी कहा जाता है। यह पीले और नलीदार संरचना में एक पेड़ के तने और शाखाओं के चारों ओर जुड़ता है। अन्य परजीवी पौधे जैसे कि रेफ्लेसिया, विस्कम,
नोस्टासिया फ्लोरोबंडा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ईट्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स। निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो सहजन, मैपल, आक और आम। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आम। ठीक, देखिए जो आपके जानवरों पक्षियों द्वारा बीज का फैलाव है, ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिन्हें पशु और पक्षी बीजों को फैलाते हैं। कुछ जानवर और पक्षी चमकीले रंग बिरंगे फलों की ओर आकर्षित होते हैं और क्या करते हैं, वे पूरा फल खाते हैं और उनका रसीला भाग ही बचता है और बीज अब उनके पाचन के रूप में बाहर निकल जाता है। ब्लैकबेरी, चेरी, टमाटर, आम और सेब के बीज इस तरह बिखरे हुए हैं। गिलहरियों की कुछ प्रजातियां विभिन्न पौधों को बलूत का फल से काष्ठ फल इकट्ठा करती हैं और इन्हें मिट्टी के नीचे दबा देती हैं। वे सर्दियों के मौसम के लिए भोजन का भंडारण करते हैं और अक्सर इस जगह को भूल जाते हैं जहां उन्होंने उन्हें दफनाया था और बीज नए पेड़ों में विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटों के साथ बीज होते हैं। बड़ाक पौधे इस प्रकार के पौधों की प्रजातियों का एक उदाहरण है। इन पौधों के बीज जानवरों के फर पर पकड़ते हैं और अपने मूल पौधों से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं, जैसे खजूर हो गया, रामबूटन, समुद्री अंगूर, समुद्री होली, इमली, रसबेरी, सूरजमुखी का और टमाटर का। ऐसे पौधे जानवरों और पक्षियों द्वारा बीजों का फैलाव होता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज अ कॉटिलिडन्स। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है बीजावड़, पूर्ण, बीज पत्ती और बीजांड द्वार। तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बीज पत्ती। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका भ्रूण है एक बीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। परिपक्व भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक सभी कोशिकाएं भ्रूण के भीतर मौजूद होती हैं। एपिकोटिल और हाइपोकोटिल और मूलांग और बीज पत्र। जो आपका बीज पत्र होता है, बीज पत्र भ्रूण के विभिन्न भागों को पोषण प्रदान करता है। यह बेबी प्लांट को स्टोर करता है। यह विकास के दौरान अंकुर के साथ मिट्टी से एक छोटे या मांसल पत्ते के रूप में निकलता है। यह स्टार्च और प्रोटीन के रूप में भोजन का भंडारण करता है। यह बीज पत्र को बीज पत्ती भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बीज की पत्तियों के रूप में कार्य करती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। स्वीट पी यानी कि मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, तुलसी और मूंगफली। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि तुलसी। ठीक, देखिए जो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन चक्र या एक जैव भू रासायनिक चक्र है या वातावरण में मौजूद अक्रिय नाइट्रोजन को उस नाइट्रोजन में बदल देता है जो पौधों और जानवरों के लिए फायदेमंद होते हैं। और सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक लेग्यूम बैक्टीरिया संबंध है। राड के आकार के राइजोबियम की प्रजातियों का संबंध कई लेग्यूम जैसे अल्फाल्फा, स्वीट फ्लोर, स्वीट मटर, मूंगफली, मसूर, उद्यान मटर, ब्रांड बीन, फ्लोर बीन आदि की जड़ों से होता है। ठीक, जितने भी माइक्रोफ्रेकिया गैर लेग्यूम पौधों की जड़ों पर नाइट्रोजन स्थिर कारक ग्रंथियां भी पैदा होती हैं। इसी प्रकार तुलसी का पौधा मूल ग्रंथियां नहीं बनाता है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लीफ इज टर्म्ड एज। पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा व्रत या पर्ण व्रत। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड,
सिरा विन्यास यानी कि विनेशन। तो जो आपका विनेशन है यानी कि पत्ती का वह भाग जिसमें वह तने से जुड़ा रहता है, पर्णवंत या पेटियोल कहा जाता है। पत्ती के चौड़े हरे भाग को पल्प लैमिना कहते हैं। पत्ती पर रेखाओं को सिराएं होती हैं। ये पत्तों को सहारा प्रदान करते हैं। पत्ती के माध्यम से पानी और खनिज परिवहन करती हैं। पत्ती एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाया गया प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यदि एक प्रतिरूप मध्य सिरा के दोनों किनारों पर जाल की तरह है तो यह सिरा विन्यास जलिका रूपी है। और जो आपका सिरा विन्यास है दो प्रकार के होते हैं, एक जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा है आपका समांतर सिरा विन्यास। जब आपका जलिका रूपी विन्यास है सिरा विन्यास है, जब सिराएं एक नेटवर्क बनाती हैं तो सिराएं जलिका कहलाती हैं। या द्विबीज पत्री पौधों में पाया गया है और पाया जाता है। और जो आपका समांतर सिरा विन्यास है, जब सिराएं भीतर एक दूसरे के समांतर चलती हैं, एक लैमिना सिरा पर को समांतर कहा जाता है और या मोनोकॉट पौधों में पाया जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन दिया है आपका कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लकड़ी। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो आपके जीवाश्म ईंधन है, सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा, गैर पारंपरिक ज्वारीय ऊर्जा, गैर पारंपरिक भूतापीय ऊर्जा, गैर पारंपरिक जीवाश्म ऊर्जा। जो जीवाश्म ईंधन है पारंपरिक है। जो आपका जीवाश्म ईंधन है यानी कि फॉसिल फ्यूल्स है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे गर्मी और दबाव में दबे हुए जीवों के अवायवीय अपघटन द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवित जीवों जीवाश्म के मृत अवशेषों से बनते हैं। इसलिए इन सभी को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, भूम भरभी ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाश्म ईंधन। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड? पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन और वाष्पो उत्सर्जन। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाष्पो उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। देखिए जो आपका वाष्पो उत्सर्जन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल निकल जाता है। मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से पत्ती के आंतरिक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को बाहर निकलने के लिए रंध्र छिद्र आवश्यक है। इसलिए वाष्पो उत्सर्जन को आमतौर पर केवल एक अपरिहार्य घटना माना जाता है जो रंध्रों को वास्तविक कार्यों के साथ होता है। अत्यधिक वाष्पो उत्सर्जन पौधों के अत्यंत हानिकारक हो सकता है। जब जल की कमी जल के सेवन से अधिक हो जाती है तो यह पौधों की वृद्धि को मंद कर सकता है और अंततः निर्जलीकरण से मृत्यु का कारण बन सकता है। जो आपकी पत्तियां हैं, पत्तियों में मौजूद रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए उत्तरदायी हैं और वाष्पीकरण के कारण जल की हानि को सीमित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हिमालयन मेपल, a medical plant, is only found in the higher altitudinal region. This plant is categorized as? हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें ये इसे किस समूह में रखें? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और सही आंसर पर टिक करना है। तो 74th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थानिक यानी कि इंडेमिक। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका संरक्षण है, संरक्षण पारिस्थितिक विविधता और हमारे जीवन समर्थन
प्रणालियों को, जलवायु और मिट्टी को संरक्षित करता है। यह प्रजातियों और प्रजनन के बेहतर विकास के लिए पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। तो जैव विविधता संरक्षण जैव विविधता के लिए एक प्रकार की सुरक्षा और प्रबंधन तकनीक है, ताकि हम संसाधनों में सतत विकास प्राप्त कर सकें। जबकि व्याख्या स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप में पाई जाती हैं। ठीक, जो आपका हिमालय माई सेब है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है सिनोपोडोफिल्म एसपी है। यह संयंत्र अफगानिस्तान, भूटान, उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, कश्मीर और पश्चिम चीन के मूल हैं, यानी कि यहाँ पाए जाते हैं। चिकित्सा उपयोग, हालांकि इसकी जड़ें और पकन जहरीले होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। इन पौधों में लिग्नन्स होते हैं, जिसमें कैंसर विरोधी, कवक रोधी और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण होते हैं। रॉल का उपयोग पाडोफिलिन निकालने और जननांग मौसा के इलाज के लिए भी किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। ईवीएस का 15 ईवीएस के 15 पेडागोजी क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन है। द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शनि, यानी कि सैटर्न। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सैटर्न है, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुध, यानी कि मरकुरी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, मरकुरी। देखिए, एक तारे के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले खगोलिक पिंड ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे सौर मंडल का ग्रह दो समूह में विभाजित है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह वे चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ये अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले होते हैं। ये मूल रूप से सूर्य से लेकर खुद ग्रह पट्टी तक होते हैं। बाहरी ग्रह या बृहस्पति ग्रह ज्यादातर गैस के बने होते हैं। जो आपके आंतरिक या स्तरीय ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। और बाहरी ग्रह या बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक, सो फ्रेंड्स, हमारे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। देखिए, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ईवीएस में, जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो 61 से लेकर 75 क्वेश्चन नंबर तक होते हैं। और बाकी जो आपके 76 से लेके 90 तक होते हैं, वो कहाँ तक होते हैं? आपके 76 से 90 तक वो होते हैं ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चन। ठीक, तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया और डिटेल में समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यह पेपर इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज अ निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।